नमस्कार। बीएम्स इक्विटी इंजन 8 डेज टू गो। 8 डेज टू गो का मतलब है कि 8 दिन तक आपको डिस्काउंटेड, अब आप अपने मन में ही कंप्लीट कर लो मैं क्या बोलूँगा, अपने डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद फुल रेट लगेगा और पहले 30 दिन तक द 22 डेज दैट हैव गॉन बाय एंड द 8 डेज दैट आर येट टू कम, इस बीच में जो लोग रजिस्टर करते हैं एज दे कैरी ऑन द प्रोग्राम, उनके जितने क्वेश्चंस होंगे हम ट्राई करेंगे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आंसर करने का। लेकिन आज एक ऐसी बात पे डिस्कशन करना चाहिए जिसका बहुत ही बड़ा कनेक्शन है कि आप ज़िंदगी में कितना वेल्थ बनाओगे एंड दैट इज़ हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लिव। और इसमें मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, नॉट डैट कि मैं 150 साल का भीष्म पितामह बन गया हूँ, बट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और वो एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर करूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि जितना स्ट्रेस मैं लेता हूँ या लेता था शुरुआत में, शुरू से भी, उसके बाद भी टू बी काइंड ऑफ ओके फ्रॉम द हेल्थ परस्पेक्टिव इज़ एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ। अब पता नहीं कैसे हुआ नहीं हुआ, बट ज़रूरी होता है कि समझना कि इसकी इंट्रिकेसीज कैसे है। एज यू मूव अलॉन्ग इन लाइफ आप खुद एक्सपीरियंस करते हो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। और जो इंसान ये समझ नहीं पाता है कि मेरे लिए क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, उसको प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की कि हमें तो यार 24% CAGR पे पैसा बनाना है, 26% CAGR पे 10 साल में पैसा 10 गुना होगा, 20 साल में पैसा 20 गुना नहीं होगा 100 गुना होगा, 30 साल में पैसा 1000 गुना होगा। तो ये 30 साल तक आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, इसकी बात कोई नहीं करता है। सिर्फ बोलता है बस तू बनाता जा, दौड़ता जा दौड़ता जा। अरे आगे रोड है कि गडकरी जी की रोड है कि आगे जाते ही पता चलेगा कि ब्रिज गिर गया, आगे रोड ही खत्म आपकी। तो सबसे ज़रूरी होता है आपको ये समझना कि आपकी जो लाइफ का जो रोड स्पैन है जो लाइफ स्पैन है वो कितना लंबा है और वो कैसे चल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ज़िंदगी में, आप दौड़ते रहते हो, सडनली आपको एक रोड ब्लॉक आता है, एक प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और आपकी कंपाउंडिंग की ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। सॉरी। तो ये जब हम कंसेप्चुअली इस बात को देखते हैं तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, काफ़ी महीनों सालों से सोचता हूँ, देखता हूँ कि 4 टाइप के लोग जो है ना वो बहुत लंबी ज़िंदगी जीते हैं। 4 टाइप के लोग मैंने जो देखा, एक उसमें होता है जो संत महात्मा होते हैं। संत महात्मा, ये मत बोलना कि भगवान का नाम लेते हैं इसलिए लंबा जीते हैं, भगवान का नाम तो बहुत जन लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लंबा जीते हैं। तो संत महात्मा जितना आप देखिए वो सब 80-90 पे भी ऐसे बैटिंग करते हैं जैसे मतलब कि अभी क्रीज पर ही आए हैं उस एनर्जी के साथ। दूसरा आप देखिए पॉलिटिशियन, तो अगर सच बोलना, हम सोचते हैं कि सारे संत महात्मा भगवान का नाम लेते हैं, सच अच्छा काम करते हैं इसलिए लंबा जीते हैं, तो पॉलिटिशियन किस लिए जीता है, पॉलिटिशियन का क्या खास बात है, पॉलिटिशियन क्यों इतना लंबा जी सकता है कंपेयर टू अ संत महात्मा। बिकॉज दोनों की ज़िंदगी बहुत उल्टी होती है। अगर हम सोचते हैं कि संत महात्मा जितने भी हैं सब अच्छा काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गलत नहीं करते, पाप नहीं करते, दैट्स व्हाट वी अज्यूम। आप प्रीस्ट देख लीजिए, हमारे यहाँ पे संत महात्मा बोले आप क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी के हिसाब से प्रीस्ट को देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से उनके जो मौलवी होते हैं उनको देखिए, लंबी ज़िंदगी जीते हैं। भाई ऐसा क्या खास काम कर देते हैं आप लोग कि लंबी ज़िंदगी क्यों जीते हैं। सेकंड जो हमने बोला पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को आप देखिए उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी चलती है। पॉलिटिशियन की लंबी ज़िंदगी क्यों चलती है उसकी भी बात करेंगे। थर्ड अगर आप देखेंगे तो आर्टिस्ट आप दिलीप कुमार को देखें, देवानंद को देखें, लंबा, हाँ संजीव कुमार डाइड अर्ली एट द एज ऑफ 43-44। और मुझे बड़ा क्रिटिकल अवेयरनेस होता है ये सब चीज़ों का। किसी की भी डेथ होती है मैं देखता हूँ काम क्या करता था, क्योंकि आइडियली तो आपको ये लगना चाहिए कि जो स्पोर्ट्समैन है वो सबसे लंबा जिएगा क्योंकि सबसे फिजिकली फिट वो रहता है। ये मोटे भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दुबले पतले रहे, मोटे भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं ये कैरी ऑन कर लेते हैं। चार्ली मंगर को देखिए 99 में आकर, जिसको हम बोलते हैं नर्वस 90s में आकर, उसके बाद उनको उनकी डेथ हुई। सो बेसिकली ये जो भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं, कोई भी आदमी के हिसाब से देखते हैं, उसकी लाइफ स्पैन जो चलती है, कहाँ जाके रुकती है, क्या होता है, इट्स ऑल अ फंक्शन ऑफ वो क्या कर रहा है। और चौथा जो होता है एक इन्वेस्टर, एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको हम चार्ली मंगर बोले या वॉरेन बफेट बोले, उसकी ज़िंदगी लंबी होती है। मेरा पर्सनल ये मानना होता है कि जो 4 टाइप की लाइफ जो जीते हैं, एक इन्वेस्टर की लाइफ क्या है, स्ट्रेस फ्री भी है और स्ट्रेसफुल भी है। आप अगर मार्जिन नहीं लेंगे, आप MTF नहीं करेंगे, आप लेवरेज नहीं करेंगे, आप थोड़े से डाइवर्सिफाइड रहेंगे और हाय तौबा नहीं मचा के रखेंगे कि यार मेरा शेयर बढ़ जाए, मेरा शेयर बढ़ जाए, 1 साल हो गया मेरा रिटर्न नहीं बना, दूसरे साल रिटर्न नहीं बना, अब तो मुझे तीसरे माले से कूद कर अपनी ज़िंदगी दे देनी चाहिए क्योंकि 2 साल से मैं रिटर्न नहीं बनाऊँ, तब तो कौपाले दुखो लिखा चाहिए। लेकिन अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो लाइफ इज़ अ लॉन्ग रन वे। अगर 2 ओवर में आपने रन नहीं बनाया, 2 ओवर मेडन खेल दिया तो T20 गेम भी
हुआ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं कि अगर आप एक हिसाब से देखें कि अगर कोई सेंट है, संत महात्मा है, संत महात्मा डजेंट मीन कि हिंदू कम्युनिटी का, इट कुड ऑल्सो मीन कि कोई और रिलीजन का भी अगर आप देख लें तो उनके हिसाब से देखें, पॉलिटिशियन के हिसाब से देखें, आप आर्टिस्ट के हिसाब से देखें। आर्टिस्ट मतलब चित्रकार बनाने वाला आर्टिस्ट नहीं, हर टाइप का आर्टिस्ट। जैसे एम एफ हुसैन, आई डोंट नो एट व्हाट एज ही डाइड, वो भी लंबा एज ही है, आराम से पेंटिंग करना है, कोई आएगा लेगा चला जाएगा, काम खत्म हो गया। तो या फिर कोई फिल्म स्टार की बात देखें या इन्वेस्टर की बात देखें, इनकी लाइफ लंबी क्यों होती है? एक चीज़ जो मुझे नज़र आता है, इनका ब्रेन जो है ना हर वक्त काम करता रहता है, लास्ट तक काम करता है। किसी को भी पॉलिटिशियन को आप नहीं देखे हैं जो बोलता है मैं रिटायर हो गया यार काम से। किसी संत महात्मा को आप नहीं देखते बोलते मैं रिटायरमेंट ले लिया, मेरा पेंशन आता है, मैं अपनी ज़िंदगी निकाल रहा हूँ आराम से। इन्वेस्टर रिटायर करता ही नहीं है, लास्ट तक लगा रहता है। आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं जाकर कौन बनेगा करोड़पति कर ही लेता है, बोलता है चल यार 84 की उम्र हो गई तो क्या हुआ, कम से कम कुछ काम तो किया जाए। तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। फर्स्ट चीज़, जो ब्रेन को अगर आपने ठंडा कर दिया, ब्रेन को अगर आपने एक्टिव नहीं रखा, तब तो प्रॉब्लम है। तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका ब्रेन एक्टिव है तो चांस है कि आप लंबा जिएंगे। दूसरी चीज़ जो होती है, आपका एक परमानेंट इंटरैक्शन होता है लोगों के साथ। परमानेंट इंटरैक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि रोज़ आप नए लोगों से मुलाकात हो रही है आपकी। आप किसी भी सेंट को देखिए, किसी भी आप आर्टिस्ट को देखिए, रोज़ जनता दरबार लगता है पॉलिटिशियंस का, रोज इन्वेस्टर भी होता है, वो मिलता रहता है, फेलो इन्वेस्टर से मिलेगा, कंपनियों से मिलेगा। आज के दिन इंटरनेट पे भी अगर आप लोगों से मिल रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो जहां आप लोगों के साथ कम्युनिटी में जाते हैं, जहां आप मुलाकात करते हैं लोगों के साथ और स्ट्रेस कम लेते हैं, वहां पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। लॉन्जिविटी बढ़ने से पैसा कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियसली यार, तो किसी ने 10 साल तक कंपाउंडिंग किया और किसी ने 30 साल तक कंपाउंडिंग किया, 30 साल वाले ने 15% पे किया, 10 साल वाले ने 30% पे किया, तो भी आप देख लो गेम कहाँ चेंज हो जाता है। बिकॉज जो लंबा जो स्ट्रेच है, जो हर एक आदमी के लिए सेम नहीं है, वो है कंपाउंडिंग का स्ट्रेच, कि आप कितने लंबे समय तक पैसा बना सकेंगे। तो बाद में बात करेंगे हम लोग इस बात की कि कैसे आप अपने लाइफ के हिसाब से ये कैसे चीज़ें बढ़ा सकते हो। बट द फर्स्ट चीज़ इज़ कि आपको लोगों से इंटरेक्शन अगर आपका चल रहा है, अगर आपने दरवाजे बंद करके डिप्रेशन में अपने घर के लॉक नहीं कर दिए कि यार हमें तो किसी से मिलना नहीं है, हमको तो कोई दरकार नहीं किसी से मिलने की, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना है, मुझे इंटरेक्ट करना है, लोगों के बारे में बात करनी है, उनके बारे में आइडियाज़ लेने हैं, बैटरी डाउन हो रही है शायद। तो ये जितने भी संत महात्मा हैं, पॉलिटिशियन है या आपके इन्वेस्टर है या आर्टिस्ट हैं, आप किसी को भी देखें, सबका ब्रेन का एप्लीकेशन बहुत होता है, दिमाग का यूज़ करते हैं। अगर पॉलिटिशियन है तो उसको ये करना है कि ये पार्टी कैसे तोड़नी है, इसके एमपी कैसे लाने हैं, वो इलेक्शन में, इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स हो जाएगा। संत महात्मा भी इनको रोज नई नई चीज़ें बतानी है अपने श्रोतागण को, रोज एक नया कंसेप्ट लाना है। कंसेप्ट अल्टीमेटली सेम ही रहेगा कि भाई भगवान में विश्वास करो, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से सेम चीज़ समझाना है। इन्वेस्टर के सामने रोज एक नई कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी का नया रिजल्ट, तो उसकी एनालिसिस करो। या आर्टिस्ट जो है उसको तो कभी अलग मूवी में एक्ट करना है, फिर उसके बाद अलग मूवी मिलेगी, कभी उसको कुछ और मिलेगा, कभी असाइनमेंट मिलेगा, कभी स्टेज शो मिलेगा। तो ये सारे जितने आप ब्रेन का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ ब्रेन यूज़ करने से आपकी लॉन्जिविटी नहीं बढ़ती है। ब्रेन तो यूज़ तो इमरजेंसी वार्ड वाले लोग भी करते हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले करते हैं। वो ख़राब काम है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी, बिकॉज उनको हर वक्त स्ट्रेस है, कहाँ आग लगी, चलो फायर ब्रिगेड लो, भागो दौड़ो, रास्ते में बी केयरफुल कि किसी को आप उड़ा मत दो रास्ते में, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी से जल्दी पहुँचना। बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहते कि हम जल्दी पहुँचने के चक्कर में 2-4 को उड़ा दें रास्ते में ही, सो दैट नेक्स्ट राउंड में हमें इन्हें उठाना पड़ेगा वापस आकर। एम्बुलेंस वालों की बात हो रही है। तो ये जो सिचुएशन बनती है कि आपका ब्रेन का यूज़ करना है और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना है, इजी गोइंग रहना है। अब वॉरेन बफेट को देखिए, बोलता है कि मैं यार 5-6 घंटा रोज़ किताबें पढ़ता हूँ, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। अब हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कोई भी इन्वेस्टर अगर है, अगर वो FNO नहीं कर रहा है, अगर, तो एक और चीज़ जो क्या होती है, कुछ चीज़ों मैंने देखा है कि कई बार किताबों में लिखा रहता है। जैसे न्यूयॉर्क से करीब 60-70 माइल दूर रोजेटो करके एक जगह है, पेंसिल्वेनिया। तो जब हम एक बार रोड ट्रिप पे थे ईस्ट कोस्ट अमेरिका में, तो मुझे बड़ा शौक
चढ़ा कि भाई जाके देखें रोज़ेटो में कैसा रहता है। रोज़ेटो में ये था कि इटालियन सेटलमेंट था वहाँ पे, और इटालियंस वहाँ पे रहते थे, इटली के लोग रहते थे उधर ईयर्स एंड ईयर्स बैक, और वहाँ पे बोलते हैं कि लॉन्जिविटी बहुत लंबी थी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं था उस एरिया में। तो हम गाड़ी लेके पहुँच गए उधर। तो वहाँ पहुँचे तो एक तो पहले जगह ही नहीं मिलने में आई कि पेंसिल्वेनिया में रोज़ेटो कहाँ पे है। जब मिली वो जगह तो पता चला ये तो कितने दशक पहले रहा करते थे लोग, और वहाँ पे इसलिए उनकी लॉन्जिविटी ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो बड़े खुश रहते थे एक दूसरे से, कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं, झमेला नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं। एंड दैट इज़ वाई दैट प्लेस हैज़ बीन ईयर मार्क कि रोज़ेटो इन पेंसिल्वेनिया। अगर आप कभी गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे जो लॉन्जिविटी थी लोगों की, लॉन्जिविटी मतलब आप कितने साल जियोगे, सबसे ज़्यादा थी वहाँ पे, क्योंकि खुश रहते थे लोग। तो एक्चुअली द बॉटम लाइन इज़ कि आपको सबसे पहले ब्रेन का यूज़ करना है, दूसरी चीज़ है आपको स्ट्रेस कम लेना है, खुश रहना है। जब स्ट्रेस कम लोगे तो अपने आप खुश हो जाओगे, या ज़्यादा जब खुश रहोगे तो अपने आप स्ट्रेस कम लोगे। तो ये 2 3 4 चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। अब इससे कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि तुम इतना घूमते हो, तुम तो सारी दुनिया घूम चुके हो, तो अब क्या बचा है देखने के लिए। घूमना शुरू किया तो ऑब्वियसली, क्योंकि इतने सालों तक हम घूमने नहीं गए थे, ऑब्वियसली जब पैसा बना तो फिर हम सोचे चलो अब घूमना भी चाहिए, अपने ढंग से घूमना चाहिए, अपने टर्म्स एंड कंडीशन में। तो जब आप कोई फॉरेन लैंड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम अर्जेंटीना गए, एक तो आपको वहाँ पे ब्यूनस एयर्स के नीचे जब आप आओगे तो वहाँ कोई भाषा नहीं समझता है, इंग्लिश स्पेनिश समझते हैं वो, और ट्रांसलेटर, मुझे बहुत जन ज्ञान दिए कि आप ट्रांसलेटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। नहीं, ट्रांसलेटर यूज़ करने से यू लूज़ द फन। मतलब आपका वहाँ पे इंटरेक्शन, मुझे याद है कार्डमिल करके एक जगह थी ग्रीस में, वहाँ पे एक मुझे ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे हमें दिखा कि यार ये ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे केले वेले मिलते थे, थोड़े से सीरियल्स मिल गए, दूध मिल गया, दही मिल गया, और पूरा वेज नॉन वेज का प्रॉब्लम हमें हर जगह होता है बिकॉज हम तो वेजिटेरियन है कम्प्लीटली। तो उसको समझाने के लिए कि तुम्हारा स्टोर कितने बजे बंद होता है, आज से करीब 8 9 साल बंद हो गए, पहले की बात है। तो मैंने गया दरवाज़ा पर, मैंने उठाया दरवाजे को, ऐसे किया, फिर सीधा किया, फिर घड़ी की तरफ पॉइंट किया, तो वो बोला ओके। फिर उसने घड़ी लिया और उसने घड़ी पे मुझे दिखाया ये उसका स्टोर जो है शाम को 8 बजे बंद होता है। तो ये जब इंट्रैक्शन होता है आपका किसी के साथ, आपका ब्रेन का यूजेज बहुत होता है। और मुझे लगता है कि आप एक सेल्फी खिंचा लो टाइम्स स्क्वायर के सामने या फिर कहीं और जाकर, या ये एक इंट्रैक्शन करो किसी के साथ, ये इंट्रैक्शन में ज़्यादा मज़ा है बिकॉज यू आर ब्रेकिंग बैरियर्स, यू आर कम्युनिकेटिंग विथ पीपल। फर्स्ट टाइम जब गाड़ी लिया हमने यूके में, तो मुझे अभी भी याद है जब वो, बिकॉज यहाँ मेरे पास उस समय होंडा एकॉर्ड हुआ करती थी, होंडा सिटी के बाद होंडा एकॉर्ड थी 1 1.5 साल, तो होंडा एकॉर्ड ऑटोमेटिक थी। तो मैं बोला चलो BMW ही लेते हैं, वहाँ पे गए हैं तो BMW लिया। अब गाड़ी लेते टाइम मैंने उसको बोला हाउ डू यू स्टार्ट द कार, तो वो मेरे को बोलती है यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अ कार। मैं बोला आई नो बट आई वांट यू टू टेल मी, बिकॉज मुझे पता नहीं था BMW स्टार्ट कैसे होती है। तो उसने आया, उसने मुझे गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करा के बैठ गए, बैठ के जब गूगल मैप लगाया और निकल पड़े। और वो जो स्ट्रेस था मेरे, मुझे लगता है गाड़ी चलाने का स्ट्रेस उतना कभी भी ज़िंदगी में नहीं पड़ा, बिकॉज निकल तो गए, हमें जाना था आगे की तरफ, और आगे की तरफ गूगल मैप हमें बता रहा था, लेकिन हमारे जो इंडिया वाली जो आदत है जो, वो तो जाती नहीं है। मैंने शीशा नीचे किया और एक ट्रैफिक सिग्नल पे बगल वाले से पूछने की चेष्टा की कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो ही जस्ट डिडंट केयर, मतलब वो मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं शीशा नीचे करके उसको वापस फिर ऊपर किया शीशा, किसी ढंग से आगे बढ़े। तो ये जब सिचुएशन बनती है, जब आप एक स्ट्रेस सिचुएशन में होते हो, आपको क्या लगता है जब आपकी गाड़ी, आप बैठे हो, आप एक नए जगह में गाड़ी में बैठे हो और आप एक जगह पे जा रहे हो, यू आर नॉट श्योर वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑल्सो और नॉट, और आप बगल वाले से पूछ रहे हो और बगल वाला आपको बता नहीं रहा है, उस समय आप 2 सेकंड के लिए भी सोचोगे कि यार निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है, अब मैं क्या करूं। तो आपका दिमाग जो है कंप्लीटली डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। मतलब स्ट्रेस का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, बिकॉज उस समय स्ट्रेस दूसरा है। स्ट्रेस ये है कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। तो जब भी आप फॉरेन लैंड में जा रहे हो, आप एक नए एनवायरनमेंट में घुसे हो, आप एक नई गाड़ी लिए हो, उसके बाद आप आगे चलना स्टार्ट किए हो, फॉर द रिकॉर्ड इंग्लैंड में तो फिर भी राइट हैंड ड्राइव था जैसे इंडिया में चलाते हैं, बाकी सब जगह तो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना, नॉर्मल स्ट्रेस लेवल को तोड़ता है, एंड दैट हेल्प्स इन योर हेल्थ, दैट हेल्प्स इन योर लॉन्जिविटी। मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर किसी ने कोई किताब लिखा होगा, कोई थीसिस किया होगा, ये मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस किया हूँ वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली आप अगर शाम के टाइम, सब फॉर एग्जांपल बहुत जन बोलते हैं कि यार हम तो साल में 4 बार गोवा चले जाते हैं,
डजेंट हेल्प। आप गोवा जा रहे हो, आपका सेट पैटर्न है, आपका वहाँ पे ड्राइवर भी फिक्स होगा, आपके होटल्स भी फिक्स होंगे, आपके रेस्टोरेंट्स भी फिक्स होंगे। आपका माइंड को वो स्ट्रेस कहाँ ले रहा है, चैलेंज कहाँ दे रहा है दिमाग को आपका? आपको हर समय नए जगह जाना है सो दैट आपके दिमाग को एक चैलेंज पड़े कि एक बार गोवा गए, कभी मालदीव्स चले गए, कभी आप अंडमान निकोबार चले गए, तो एक नए एनवायरनमेंट में। फिर भी इंडिया में आदमी कंफर्टेबल रहता है। आप अगर बाहर कहीं जाओगे तो आपके दिमाग को जो स्ट्रेस पड़ेगा, जो चैलेंज पड़ेगा, चैलेंज इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेस। एक वर्क का जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस डिफरेंट है और ये वाला स्ट्रेस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल शाम के टाइम खाना खाने के लिए अगर आप निकल रहे हो तो बहुत रेयरली, हम पर्सनली जब मैं रहता हूँ तो अगर मेरी चलती है तो मुझे लगता है कि जब आप शाम के टाइम खाने निकल रहे हो तो एक तो आप ये करो कि इंडिया का खाना मत खाओ। आपको अगर इंडियन रेस्टोरेंट मिल भी जाए, हर जगह मिलेगा। और कई बार तो क्या होता है, पाकिस्तानी भाई लोग जो हमारे हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलाते हैं, वहाँ पे भी चले जाओ, खा सकते हो। बांग्लादेशी होते हैं वो भी चलाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इंडियन है कि एक्चुअली पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है। बट फॉर द मोमेंट अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं आप शाम को खा रहे हो, अगर आप निकले हो खाने के लिए, तो आप अगर वहाँ का लोकल क्यूजीन ट्राई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई शाम को खाना खाने के लिए निकलना है, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप बाहर निकले, फिर दूसरे गए, तीसरे गए, मतलब इट शुड बी लाइक अ लायन इन अ जंगल कि यार खाना ढूंढने निकले हैं यार, 1-1.5 घंटा लगेगा कि कहाँ खाना खाना है, वो होना चाहिए। वो करने से आपको फिर एक छोटा सा चैलेंज होता है शाम के समय कि यार खाना कहाँ खाना है ये देखना होता है। तो हम लोग नॉर्मली जब भी जाते हैं तो इंडियन बहुत कम खाने की चेष्टा करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडियन खाना तो आप इंडिया में खा सकते हो। नान मलाई कोफ्ता, किसी ने पूछा वहाँ का नान मलाई कोफ्ता कैसा होता है? बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप टेस्टी खाना नहीं बनाओगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप अगर वहाँ पे बेच रहे हो इंडियन बोलकर थोड़ा सा भी क्वालिटी बी या सी कर दिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा वहाँ पे पंजाबी या सरदार होते हैं जो खाना बनाने के लिए आते हैं। अगर वो जेन्युइन इंडियन रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, और वहाँ पे जाकर किसी से हिंदी में बात करने का लगता है कि अपने घर आ गए हैं, बिकॉज उस एरिया में जहाँ कोई आदमी स्पेनिश जानता है, सिर्फ बोलना फ्रेंच जानता है, वहाँ आप ये बात कर रहे हैं। बट 2-3-4 चीज़ें होती हैं। आप एक नए जगह गए हो, आप एक नए सेटअप में गए हो, आप गाड़ी लेकर निकल गए। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद पड़ता है सैन फ्रांसिस्को में गाड़ी लेकर हम निकले थे, हम उल्टे रास्ते चल पड़ रहे हैं, सारी जनता दूसरे साइड से आ रही है, हम वन साइड चल रहे हैं दूसरे रास्ते, और बाद में पता चला वन वे है। तो एक पुलिस ऑफिसर ने दूर से मुझे रोका, बोला व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग? तो मैं बोला अब तो भाई फंस गया, अब तो पता नहीं क्या करेगा, ये मेरा जेल करेगा ना क्या करेगा। मैंने सीधा उसको बोला कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं एक यहाँ पे टूरिस्ट हूँ और मैं गलत रास्ते आ गया हूँ। बोला ओके डोंट वरी फॉलो मी। फिर वो मुझे धीरे धीरे करके आगे से लेफ्ट कराया। तो वो जो एक स्ट्रेस आया है, जब उस मोमेंट का आपको स्ट्रेस पड़ता है सर पे ना, तो गारंटीड आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि यार कौन सी मंदी आई है, शेयर बाज़ार कितना डाउन है, शेयर बाज़ार कितना अप है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको एक एक करके आती है। और जब ये सब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती है तो आपको एक चीज़ लगती है, उस समय आपका जो जनरल रूटीन का स्ट्रेस है उसमें ब्रेक डाउन आता है। जितना आप जनरल रूटीन के स्ट्रेस में ब्रेक डाउन लोगे, उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि आपका जो हार्ट है, आपका जो सिस्टम है, आपके जो ऑर्गन्स है वो नॉर्मलाइज होंगे। कोई घंटी बजा रहा है, बजाने दो। तो ये चीज़ें जब होती है आपको लाइफ में, तो आपको जब बाहर निकलते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपको कन्वीनियंस नहीं ढूंढना है। मुझे एक चीज़ समझ आती है कि बहुत जन ग्रुप टूर्स करते हैं, मतलब 40 आदमी मिल गए, 20 आदमी मिल गए, 30 आदमी मिल गए, एक साथ ग्रुप टूर कर लिया। ग्रुप टूर डजेंट हेल्प, बिकॉज आपके साथ तो गाइड है, गाइड सब सेट करेगा। आपका दिमाग कहाँ लग रहा है? आप कोई बोलेगा कि यार घूमने भी जाए तो क्या उसमें अपना फ़ायदा ही ढूंढने क्या? एंड दैट इज़ द वे इट शुड बी, बिकॉज हम तो वहीं देखते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ जाकर थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, थोड़ा सा चैलेंज आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप होगा। तभी आप देखिए, आप अलग अलग तरीकों के कहीं पे भी जाता हूँ, मेरे 2 चीज़ें फिक्स रहती है। एक तो 200 किलोमीटर पे गाड़ी चलानी है। जहाँ 200 किलोमीटर पे गाड़ी चल गई, अगर आपकी गाड़ी का काटा 196 है, 198 है और 200 नहीं पहुँचे आप, तो वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लाइफ में ये पता चलता है कि यार ये 200 एक बार हो जाए तो ठीक है, कम से कम आपका एक टारगेट कंप्लीट हुआ। एट द सेम टाइम जब आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर पर आवर, वैसे मैंने इंडिया में भी चलाया 200 के स्पीड पे आगे पीछे, बट उसकी बात नहीं करेंगे। बट अगर आपकी गाड़ी जो है 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रही है कहीं पे, आपको 2 सेकंड के लिए भी समझ आएगा कि नास्डैक पिछले दिन 6% डाउन था या फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वो जो स्ट्रेस ब्रेकर होता है, बिकॉज सडनली इट टेक्स यू अवे फ्रॉम वॉट एवर यू हैव बीन थिंकिंग। तो लाइफ में 2-3 चीज़ें होती है। एक होता है छोटे छोटे चैलेंजेस
छोटे छोटे चैलेंजेस जब आप लेते हो तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ती है। शोले में एक डायलॉग है जहाँ अमिताभ बच्चन बोलता है संजीव कुमार को, खतरों से खेलने का शौक ख़त्म हो गया ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब वहाँ से बोलते हैं कि अपने को इतना बहादुर समझते हो तो एक काम करोगे मेरे लिए? तो अमिताभ बच्चन बोलता है काम तो हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। तो ये कुछ कुछ डायलॉग्स दिमाग में घुस जाता है कि खतरों से खेलने का शौक ख़त्म हो गया ठाकुर साहब। क्योंकि ये जब सिचुएशन होती है, बहुत जन होते हैं बहुत सेफ प्ले करते हैं, नहीं यार अपने तो इधर ही जाएंगे, यहाँ मुझे खाना ऐसा ही मिलेगा, यहाँ मेरा सेटअप है, यहाँ कन्वीनियंस है। अब कोई चला गया अमेरिका तो अपने किसी रिश्तेदार के 10 दिन वहाँ बैठ गया, इट्स ओके, आप जाइए बैठिए, बट इट्स नॉट गोइंग टू ऐड टू एनीथिंग। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको अपनी लॉन्जिविटी बढ़ानी है, आपको सब कुछ देखना है, जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में एक चीज़ लिखा है कि किसी को भी अगर निकले अपने घर से तो अपना तलवार और अपना घोड़ा साथ में होना चाहिए, तलवार और घोड़ा। और उसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, मैंने पीछे भी उसका बात किया है कि तलवार और घोड़ा का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ आज के ज़माने में अगर आप फॉरेन लैंड में हो तो अपनी गाड़ी और अपना मोबाइल विथ इंटरनेट कनेक्शन आपको साथ में चाहिए। अगर मोबाइल विथ इंटरनेट कनेक्शन है और आपकी गाड़ी आपके साथ है, दैट इज़ एज गुड एज आपका तलवार और घोड़ा। और जितना आप ये करोगे उतना ज़्यादा लाइफ में आपको स्ट्रेस ब्रेकर्स आएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे स्ट्रेस जो है आपका बड़ा स्ट्रेस को एक बार ब्रेक करेगा और आपकी लॉन्जिविटी बड़ी होगी। और फिर उसके बाद आप क्या 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना कर सकते हो। मजाक की बात है, 30 साल में 1000 गुना करना इज़ नॉट ईजी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिस्क, बट फॉर दैट वी कैन डिस्कस इट सम अदर डे। बट ये मैं सोचा कि एक अच्छी चीज़ होगी डिस्कस करने के लिए। सो BM's इक्विटी इंजन, 8 days टू गो, 8 दिन के बाद नई चीज़, नया रेट, सब कुछ नया। थैंक यू।